हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम BPCS 188 जो हमारा ये एग्ज़ाम हुआ था जून 2023 को, सामाजिक मनोविज्ञान का अनुप्रयोग, जो ये वाला हमारा एग्ज़ाम था, आज हम इस वाली वीडियो में इस वाले एग्ज़ाम का हम सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए, जो ये हमारा एग्ज़ाम था ये टोटल हमारा 50 मार्क्स का था और हमको 2 घंटे हमको टाइम मिला था। तो इस वाले एग्ज़ाम में भी हमको कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे और वही कि यहाँ पे 2 भाग दिए गए हैं, तो उन दोनों भागों में से कम हमको मिनिमम हमको 2 क्वेश्चन जरूर हमको यहाँ पे अटेम्प्ट करने थे। इसके अलावा देखिए, यदि हम बात करें भाग ए की, तो भाग जो फर्स्ट या ए है, तो उसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है वो देखिए, अनुप्रयुक्त समाज मनोवैज्ञानिकों की भूमिका एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। कि जो अनुप्रयुक्त जो समाज मनोवैज्ञानिक होते हैं वो क्या कार्य करते हैं, उनकी क्या भूमिका होती है। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो देखिए, अभी करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 1। यदि हम बात करें अनुप्रयुक्त समाज मनोवैज्ञानिक या व्यवहार समाज मनोवैज्ञानिक, एक ही बात है। तो जो व्यक्ति व्यवहारिक समाज मनोविज्ञान में दक्षता हासिल कर लेता है उसको ही क्या कहा जाता है, व्यवहार समाज मनोविज्ञान उसको ही कहा जाता है। यदि हम बात करें इसकी कार्यों व भूमिकाओं की, तो देखिए, यदि हम अनुप्रयुक्त समाज मनोवैज्ञानिकों की भूमिका की बात करें, तो जो ये मनोवैज्ञानिक होते हैं ये व्यक्तियों की समस्याओं का मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके उनका समाधान करते हैं। मतलब जो ये मनोवैज्ञानिक होते हैं इनको ऐसी बहुत सारी मनोवैज्ञानिक विधियों का ज्ञान होता है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक होते हैं इसी वजह से। तो ये उन्हीं विधियों का ये इस्तेमाल करके व्यक्तियों की समस्याओं का ये समाधान कर देते हैं। इसके अलावा जो ये मनोवैज्ञानिक होते हैं ये व्यवहारिक समस्याओं को समझते हैं और उनके निदान करने का भी ये प्रयास करते हैं बाय द यूज ऑफ मनोविज्ञान की विधियां। मतलब ये बहुत सारे मेथड्स का यूज करता है, जो साइकोलॉजी में मेथड्स होते हैं उनका ये यूज करते हैं समस्याओं का निदान करने के लिए। इसके अलावा देखिए, बहुत सारे जैसे सामाजिक मुद्दों को समझने के लिए ये अपने सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। मतलब बहुत सारे इनके भूमिकाएं होती हैं जो ये रोल प्ले करते हैं अपना हमारे जीवन में हमारी हेल्प करने के लिए। तो आप सब इनको पढ़ सकते हो। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे सेकंड पार्ट यदि हम बात करें इसके प्रकार या कार्य की, कि क्या कार्य करते हैं जो व्यवहारिक समाज मनोवैज्ञानिक होते हैं वो क्या कार्य करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये मूल्यांकन एवं योजना बनाने इनका काम होता है। ये सबसे पहले योजना बनाते हैं और ये मूल्यांकन भी करते हैं। इसके बाद देखिए, सेकंड है प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन करना। मतलब कि जो ट्रेनिंग सेशंस जो होते हैं उनको ये ऑर्गेनाइज कराते हैं ताकि ट्रेन कर सके, वो अवेयर कर सके हमारे किसी भी व्यक्ति को या हमारे समाज को। नेक्स्ट है शोध करना, डेट मीन्स की रिसर्च करना। ये रिसर्च करते हैं हर टॉपिक पे ताकि वो अच्छे से रिसर्च करके वो अच्छे से सबको समझा सके और सबकी समस्याओं को वो निदान कर सके। इसके अलावा देखिए, ये मनोवैज्ञानिक विधियों या प्रविधियों का ये उपयोग करते हैं किसी भी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए। इसके अलावा देखिए, जो मनोवैज्ञानिक होते हैं ये मूल्यांकन उपकरण व योजना बनाते हैं। ये तो स्टार्टिंग के वाला ही हो गया है, सेम टू सेम, जैसे ये कि मूल्यांकन करते हैं और योजना बनाते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, ये मैंने आपको करा दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, जो क्या है, संज्ञानात्मक असंवादिता सिद्धांत का वर्णन कीजिए तथा उसके अनुप्रयोगों की भी हमको व्याख्या करनी है। तो जो ये क्वेश्चन है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमने किया है। अभी अब देखिए, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। जो संज्ञानात्मक असंवादिता है, इसका सिद्धांत जो ये था ये फेस्टिंगर ने दिया था 1957 में। उन्होंने क्या कहा था कि एक आंतरिक मनोवैज्ञानिक बल होता है जो हमारे दृष्टिकोण और व्यवहार के मध्य इन दोनों के बीच में जो भी असंगतता होती है या फिर जो भी कुसमायोजन होता है उसको ये दूर कर देता है। एक आंतरिक बल हमारे अंदर होता है, ये बात कही गई है इस वाले सिद्धांत में। इसके बाद देखिए, जो ये सिद्धांत है ये व्यक्ति के व्यवहार को समझने में व्यवहारिक समाज मनोवैज्ञानिकों द्वारा विधियों का योजना बनाने में भी बहुत ज्यादा ये सहायता करता है, ये वाला सिद्धांत। इसके अलावा आप सिद्धांत के बारे में पढ़ सकते हो। देखिए, यहाँ पे बहुत सारी बातें बताई गई इस वाले सिद्धांत के बारे में, इसको भी आप अच्छे से रीड कर सकते हो। इसके अलावा देखिए, आगे है
संज्ञानात्मक असंवादिता सिद्धांत के अनुप्रयोग, किसके क्या 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 इसके उपयोग होते हैं। तो देखिए उसमें सबसे पहले क्या है, बल अनुपालन व्यवहार होता है, मतलब कैसे हम अपने व्यवहार को हम अच्छे से मतलब कैसे मतलब हम फोर्स लगाते हैं अपने व्यवहार को ठीक करने के लिए, कैसे मतलब हम उसको अरेंज करते हैं, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। सेकंड है निर्णय निर्माण, कैसे हम मतलब निर्णय निर्माण करते हैं, कैसे हम डिसीजन मतलब करने के हम लायक हो जाते हैं, कैसे मतलब हम उसको दूर करते हैं, तो वो सारी चीजें इसमें आएंगी। थर्ड है न्यायोचित प्रयास, ठीक है, मतलब हम प्रयास ऐसा करें जिससे मतलब हम न्याय कर सके, हम अच्छे से मतलब अपने टॉपिक को क्लियर कर सके, अपनी मतलब जो भी हमारा टॉपिक है या जब भी ऐसी भी हमारी सोच है हम उसको चेंज कर सके, साथ साथ में हम मतलब दूसरों के भी सोचों को हम सोचों को हम चेंज कर सके। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये है, अभिवृत्ति के प्रकार एवं कार्यों पर चर्चा कीजिए। कि अभिवृत्ति जैसे होता है मतलब हमारा एप्टीट्यूड हम बोल सकते हैं इसको, तो मतलब वो क्या होती है, क्या उसके टाइप्स होते हैं, क्या उसका कार्य होता है, इस बारे में हमारे क्वेश्चन। तो मतलब जो ये अभिवृत्ति के प्रकार है ये भी हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है, और जो कार्य है इसके अलग से वो भी हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है। देखते हैं हम इसको अभी। देखिए यदि हम बात करें अभिवृत्ति की, तो अभिवृत्ति क्या होती है, हमारी एक चेतना होती है, मतलब जो हमारा एक व्यवहार होता है, जो मतलब किसी भी हमारी इच्छा के अनुसार भी हो सकता है, और किसी मतलब जो फ्रंट में इंसान है उसके अकॉर्डिंग भी हमारा ये चेंज हो सकता है व्यवहार पर, मतलब ये हमारा व्यवहार होता है एक तरीके से यदि हम बोले तो इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। इसके अलावा देखिए यहाँ पे अभिवृत्ति के प्रकार भी यहाँ पे बताए गए हैं, जो कि देखिए एक तो कहा गया है कि एक अस्पष्ट दृष्टिकोण होता है और एक स्पष्ट होता है, दो यहाँ पे प्रकार बताए गए हैं अभिवृत्ति के, जिसको आप अच्छे से रीड कर सकते हो यहाँ से। ये मैंने आपको उसका सॉल्यूशन बता दिया है। इसके अलावा यहाँ पे अब बात करें यदि हम अभिवृत्ति के कार्य या प्रकार्य की, तो देखिए यहाँ पे 4 कार्य बताए गए हैं। सहायक कार्य मतलब, सेकंड है ज्ञान प्रकार्य, थर्ड है आत्म भाव बोधक कार्य, और फोर्थ है ईगो रक्षा के कार्य। मतलब ये सब कार्य अभिवृत्ति करती है, ये हमारे लिए सहायक कार्य का या अनुकूल कार्य ये करने के लिए ये हमको सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा ये हमारा ज्ञान से संबंधित भी कार्य करवाती है, और हम खुद के बारे में अच्छे से मतलब यहाँ पे जान पाते हैं इसकी वजह से। और इसमें नेक्स्ट है ईगो रक्षा के कार्य, मतलब हम अपने ईगो डिफेंस हम अच्छे से कर पाते हैं बाय द यूज ऑफ एप्टीट्यूड। तो ये हमारा क्वेश्चन था अभिवृत्ति के बारे में, जो कि मैंने आपको उसका सोल्यूशन बता दिया है। हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है उसमें हमको टिप्पणियां करनी है, जिसमें कि फर्स्ट जो है वो है हस्तक्षेप मूल्यांकन के प्रकार क्या होते हैं, और सेकंड है समूह प्रक्रिया क्या होती है। मतलब ये दोनों क्वेश्चन हमारे 5 मार्क्स के हैं, जिसमें हम करते हैं सबसे पहले अपना फर्स्ट हस्तक्षेप मूल्यांकन के प्रकार। देखिए यदि हम बात करें हस्तक्षेप की, तो क्या होता है ये एक योजना होती है, एक कार्यविधि होती है, जिसका प्रयोग करके हम व्यक्ति के व्यवहार को सुधारने के लिए हम उसके व्यवहार में कुछ मतलब हम उसमें कुछ चेंज लाते हैं, मतलब हम इंटरफेयर कर देते हैं उसके मतलब उसके व्यवहार में, उसको चेंज करने के लिए। यदि हम मतलब इसको भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो इसके बारे में। इसके बाद यदि हम बात करें इसके मूल्यांकन की, तो मतलब कैसे हम प्रोसेस चला रहे हैं उसका हम बहुत ज्यादा मतलब मूल्यांकन करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें इसके प्रकार की, तो यहाँ पे हस्तक्षेप मूल्यांकन के प्रकार बताए गए हैं 2, प्रक्रिया एवं परिणाम। जो प्रक्रिया मूल्यांकन है उसको निर्माणात्मक मूल्यांकन भी कहा जाता है, क्योंकि यह निश्चित करता है कि कार्यक्रम जो है वो अपनी मतलब जो उसका मोटिव था वो उस वाली पॉपुलेशन तक ये पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, इसको लागू किया गया है या नहीं किया गया है। मतलब जो ये सारी बातें हमको प्रक्रिया मूल्यांकन में मतलब हमको पता चल जाती हैं। तो सेकंड है यहाँ पे जो परिणाम मूल्यांकन। जो परिणाम मूल्यांकन होता है वो प्रक्रिया मूल्यांकन के बाद में किया जाता है, और परिणाम मूल्यांकन को हम योगात्मक मूल्यांकन भी इसको कहा जाता है। यदि हम इसके मतलब बात डालें तो ये मतलब क्या प्राप्त करते मतलब क्या हमको बताता है कि जो हस्तक्षेप कार्यक्रम हो रहा था, तो क्या इसने अपने उद्देश्य को पूरा किया है या नहीं किया है, तो यही बात हमको ये बताता है।
तो ये मतलब इसके बारे में आप यहाँ से और भी पढ़ सकते हो, मैंने आपको बता दिए हैं। इसके मूल्यांकन के प्रकार ये 2 प्रकार होते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे ये भी ऐड ऑन किया था और मैंने यहाँ पे इसके मीनिंग भी ऐड ऑन किया है, ताकि आप अच्छे से इसको समझ के आप इसको अच्छे से कर सको एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा कै पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का कै पार्ट। तो देखिए वो क्या है, मैंने बताया था, उन्होंने पूछ रखा है हमसे कि समूह प्रक्रिया क्या होती है। तो देखिए समूह प्रक्रिया क्या होती है, यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हो कि मतलब कैसे जो ग्रुप होता है उसकी प्रोसेस क्या होती है, कैसे मतलब उसकी फॉर्मेशन होती है, उसके बारे में ही हमारा ये क्वेश्चन है। जिसमें कि फर्स्ट पार्ट हमारा है सामाजिक सरलीकरण। तो जो सामाजिक सरलीकरण होता है वो एक ऐसी प्रवृत्ति होती है जिसमें जो दूसरे व्यक्ति होते हैं उनके मतलब हम किसी व्यक्ति के कार्य या अभिनय का हम निष्पादन उसकी वजह से प्रभावित हो जाता है। मतलब ये बात यहाँ पे कहना चाहते हैं, यदि किसी को मतलब अपने ऊपर पूरा मतलब स्किल के ऊपर उसको पूरा कॉन्फिडेंस है, तो मतलब उसके लिए वो एक पॉजिटिव धारणा रखता है यहाँ पे, और उसके बाद मतलब वो एक अच्छा कार्य वो कर पाता है। आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे सेकंड पार्ट इसका ये है, इसको भी अच्छे से आप पढ़ के यहाँ पे इस क्वेश्चन के बारे में अच्छे से जान सकते हो। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ स्क्रॉल करके, ताकि आप अच्छे से इसको देख सको इस क्वेश्चन को। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। तो ये देखिए यहाँ से हमारा भाग ब स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कि हमारा 5th क्वेश्चन है, अनुप्रयोग समाज मनोविज्ञान में प्रयोग की जाने वाली विभिन्न शोध विधियों की व्याख्या कीजिए। मतलब कौन कौन सी यहाँ पे रिसर्च मेथड्स का यूज किया जाता है, तो उसके बारे में हमारे वाला क्वेश्चन रहने वाला। और जो ये वाला हमारा क्वेश्चन है पूरा 10 मार्क्स का है हमारा। ये देखिए अनुप्रयोग समाज मनोविज्ञान में शोध विधियां। तो देखिए यहाँ पे टोटल 6 विधियां होती है जिनका हम यूज करते हैं। इसमें कि फर्स्ट है क्षेत्र शोध अध्ययन विधि, सेकंड है क्षेत्र प्रयोग विधि, थर्ड स्वाभाविक प्रेक्षण विधि, फोर्थ सर्वे शोध विधि, 5th ऐतिहासिक शोध विधि, और 6th है सहसंबंध शोध विधि। तो देखिए इसमें फर्स्ट यदि हम विधि की बात करें तो क्षेत्र शोध अध्ययन विधि होती है, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शोध विधि है, क्योंकि इसमें जो काम होता है वो प्रयोगशाला मतलब कि लेबोरेटरी में ही इस पे काम किया जाता है। इसके अलावा मतलब आप इसमें पढ़ सकते हो, यहाँ पे मतलब एक अच्छा मतलब इंटरेक्शन की जाती है और अच्छे से व्यक्ति को यहाँ पे उसका प्रेक्षण किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो क्षेत्र प्रयोग विधि। देखिए ये बिल्कुल स्वाभाविक परिस्थिति मतलब नॉर्मल कंडीशंस में इसको मेजर किया जाता है। ये सहभागी गुणों के आधार पर ये समान या मतलब जिसमें चेंज भी हो सकता है और ये एज इट इज भी हो सकती है। इसके अलावा मतलब आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हो। इसके अलावा जो थर्ड है वो स्वाभाविक प्रेक्षण विधि है, जो देखिए मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर रखा है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ये टॉपिक्स ये मतलब इम्पोर्टेंट यहाँ से यही है कि जो ये विधियां हैं ये शोधकर्ता सहभागी जो होते हैं उनकी गतिविधियों का ये जो प्रेक्षण करती है वो मतलब उनकी वातावरण में इस प्रकार करते हैं ताकि जो सहभागी होता है उनको पता भी नहीं चलता कि उनका प्रेक्षण किया जा रहा है, और मतलब उसके बारे में उसको अच्छे से जांच लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है मतलब इसी में इसकी और विधियां दे रखी हैं जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। यदि आप डीपली पढ़ना चाहते हो तो आप जाके पढ़ सकते हो बुक में से। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे 4th सर्वे शोध मतलब ये वाली विधि है, ये एक अप्रयोगात्मक शोध विधि है, जो कि मतलब यदि हम बात करते हैं सैंपल्स की स्टडी करती है। मतलब ये पूरी जनसंख्या का मतलब प्रेक्षण ना करके ये सिर्फ सैंपल्स पे बात करती है, जो ये वाली विधि है ये। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ऐतिहासिक शोध। तो जो ऐतिहासिक शोध होती है इसमें जो मटेरियल लिया जाता है वो मतलब वास्तविक संसार से या सांस्कृतिक जो मतलब सूचनाएं होती हैं वहां से लिया जाता है, और इसके लिए बहुत सारे स्रोत होते हैं जहां से मतलब इन वाले रिसर्च के लिए मटेरियल इकट्ठा किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि सरकारी संस्थान होती है, शोध संस्थान होता है, स्कूल एवं शिक्षा संस्थान होता है, और व्यापार एवं उद्योग भी होता है। इसके अलावा जो इसमें लास्ट विधि है वो है सहसंबंध विधि या सहसंबंधी विधि। मतलब जो ये विधि होती है ये संबंध जानने का प्रयास करती है कि क्या रिलेशन है जो वेरिएबल्स हैं शोधकर्ताओं के बीच में, तो उनमें क्या रिलेशन है, यह विधि ये जानने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन ये पूरा हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 5। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पे मेन मोटिव मेरा मैं आपको बार बार बोल रही हूँ
मेरा मेन मोटिव यहाँ पे आपको इस एग्जाम का सॉल्यूशन देना है। यदि आपको पूरी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हो। इसके लिए मैंने फुल बुक रिवीजन डाल रखी है विद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वहां से भी आप देख सकते हो। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के उपचार और रोकथाम की विभिन्न प्रक्रियाओं पर चर्चा कीजिए। कि मतलब जो हमारी मेंटल हेल्थ जो प्रॉब्लम्स आती है हमारे सामने, उनका हम कैसे उपचार करेंगे और कैसे हम उनको रोक सकते हैं, उनके बारे में ही हमको इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है। तो ये देखिए यहाँ पे यदि हम उपचार की बात करें पहले, तो उपचार के अंतर्गत हमको ये 6 टॉपिक दिए गए हैं। मनोचिकित्सा, औषधि चिकित्सा, स्वयं सहायता योजना, चिकित्सालय में उपचार, CBT और सामुदायिक उपचार। इसके अलावा यदि हम बात करें रोकथाम की, तो यहाँ पे 2 दिए गए हैं, पालन पोषण और मौन ध्यान। 2 यहाँ पे रोकथाम बताई गई है। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है हमारे क्वेश्चन। जब उपचार की बात करें तो उसमें फर्स्ट है मनोचिकित्सा। मतलब ये जो ट्रेनर्स होते हैं या जो टीचर्स होते हैं, वो मतलब हमारी समस्याओं को जानकर हमारे यहाँ पे निदान करते हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पे औषधि चिकित्सा का भी उपयोग किया जाता है ताकि जो बीमारी है उसका निदान किया जा सके। इसके अलावा आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हो। सेल्फ हेल्प मतलब खुद की ही सहायता करना, खुद में ही सुधार करके भी इंसान जो होता है अपनी लाइफ में बहुत कुछ वो कर सकता है। नेक्स्ट है चिकित्सालय में उपचार, मतलब कि उपचार किया जाएगा उसका हॉस्पिटल में लेके या फिर डिस्पेंसरीज वगैरह में, तो उसका भी यूज करके किया जा सकता है। नेक्स्ट है CBT मतलब संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा, मतलब जो उसका कोग्निटिव जो उसका बिहेवियर है उसको लेके उसकी मतलब थेरेपी वगैरह की जाती है ताकि उसमें सुधार किया जा सके। नेक्स्ट जो है वो है कम्युनिटी बेस्ड ट्रीटमेंट, मतलब कि पूरी कम्युनिटी के ऊपर मतलब उसका ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि उसको कोई जो कम्युनिटी है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसकी वजह से। इसके अलावा आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हो। और यदि हम बात करें रोकथाम की, तो यहाँ पे 2 दिखाए गए हैं। पालन पोषण की, बच्चे का जो पालन पोषण है वो अच्छे से करना चाहिए। उसकी जो जीवन शैली है उसको स्टार्टिंग से ऐसे बनाना चाहिए कि बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना आए, बच्चा ज्यादा मतलब टेंशन वगैरह ना ले, बच्चे में ज्यादा चिंता ना हो, मतलब जब बच्चा जो हो वो एडजस्टेबल हो, जो हर एनवायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर ले। नेक्स्ट है मौन ध्यान, कि बच्चे को मेडिटेशन करना सिखाएं ताकि बच्चा मेडिटेशन करे और बच्चा अच्छे से मतलब अपने मेंटल हेल्थ को वो अच्छे से रख सके। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे पूरा हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमने मेंटल हेल्थ के बारे में बात की कि कैसे हम उसका जो समस्याएं आती हैं कैसे हम उसका उपचार करेंगे और कैसे हम उसके लिए हम क्या मतलब रोकथाम हम अपना सकते हैं। तो हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, समुदाय पर समाज मनोविज्ञान के अनुप्रयोगों की व्याख्या कीजिए। कि जो कम्युनिटी होती है, जो समुदाय होता है, उस पर समाज मनोविज्ञान के अनुप्रयोग क्या क्या होते हैं उसके बारे में हमारा ये वाला क्वेश्चन है। तो ये देखिए समुदाय में समाज मनोप्रयोग के अनुप्रयोग क्या क्या इसके मतलब कैसे हम प्रयोग करते हैं समुदाय में समाज मनोविज्ञान को, ये टॉपिक है हमारा। इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ सब पॉइंट्स दे रखे हैं, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं इसको। मतलब बहुत सारे टॉपिक्स है जिसको आप यूज करके आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। मतलब कि क्या है, मतलब क्या है यहाँ पे ये बताना है हमको कि समुदाय में कैसे हम यूज करते हैं सोशल साइकोलॉजी को। हमारा कहने का मतलब यहाँ पे ये है। तो मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं जिनका हम यूज करके हम इसको मतलब अपने कम्युनिटीज में हम यूज करते हैं। तो यहाँ से आप इसको समझ सकते हो, पढ़ के आपको इजिली समझ में आ जाएगा। तो हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा इस वाले क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए इस क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमको टिप्पणियां करनी है। इसमें कि फर्स्ट है हमारा भारत के संदर्भ में सामाजिक समस्याएं, फिर है तनाव। ये 2 इसमें पार्ट्स दे रखे हैं जो कि 5 मार्क्स के हैं। इस क्वेश्चन पेपर में मेरे को 2 क्वेश्चन जो ये वाले 2 क्वेश्चन थे ये इजी क्वेश्चन थे। इसके अलावा जो ये वाला क्वेश्चन था ये भी इजी था, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी था। इसके अलावा जो मतलब ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब याद करने वाला था, और ये वाला क्वेश्चन भी इजी था। मुश्किल क्वेश्चन रहे मतलब बोले तो ये वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 भी था जो इजी था ये वाला क्वेश्चन भी। तो मतलब यहाँ पे ओवरऑल मिला के देखें तो मतलब
60% जो पेपर था वो इजी था और 40% पेपर यहाँ पे मुश्किल था अकॉर्डिंग टू मी। तो अब हम करेंगे अपना यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन, जो कि इसमें फर्स्ट पार्ट है, भारत के संदर्भ में सामाजिक समस्याएं क्या क्या है उनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, यदि हम बात करें भारत के संदर्भ में सामाजिक समस्याएं, तो उसमें ये मतलब 4 बातें हमको बताई गई हैं। पहली है दहेज, जाति व्यवस्था, धर्म और भाषा। ये 4 टॉपिक बताए गए हैं हमारे भारत के संदर्भ में, जो कि हमारी सामाजिक समस्याएं हैं। सबको पता है दहेज जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है और आज के दिन तो बहुत ज्यादा क्रेज चला हुआ है, मतलब हमारे सोसाइटी में मतलब होड़ सी लगी हुई है कि हमको उससे ज्यादा देना है, हमको ज्यादा करना है। मतलब दुनिया भर भर के दे रही है। बेचारे जो गरीब आदमी हैं, मतलब उनको तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी अपने फ्यूचर में, अपनी बेटियों की शादियों को लेकर। तो मतलब ऐसा ये चीज नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट को भी कुछ स्टेप्स लेने चाहिए हमारे इस डॉरी सिस्टम को लेके। मतलब ये बुराइयां तो हैं ही जो हमारे समाज में पुराने टाइम से पनप रही हैं, बट एज इट इज चला हुआ है। सरकार को यहाँ पे जरूर से जरूर यहाँ पे इंटरफेयर करना चाहिए। सेकंड है जाति, मतलब कास्ट को लेके भी बहुत ज्यादा भेदभाव हमारे समाज में आज के टाइम भी देखा जाता है। जो मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को बहुत मतलब बड़ी जाति का समझते हैं, तो वो जो थोड़ी सी कम जाति वाले होते हैं वो उनको बहुत ज्यादा तुच्छ समझते हैं। तो मतलब ये चीज भी यहाँ पे सामाजिक समस्याएं हैं जो कि हमारी सोशल प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है धर्म, मतलब यहाँ पे हम बात करें रिलीजन की, तो मतलब यहाँ पे जो धर्म है यहाँ पे 4 बांटे गए हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। कहने को तो हम सबको लगता है कि हाँ भाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब है भाई भाई, बट रियलिटी में ऐसा मतलब आपको कहीं ना कहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा कि भेदभाव किया जाता है हिंदू मुस्लिम को लेके या फिर सिख ईसाई को लेके। तो मतलब समाज में ये बुराइयां हैं जो पनपती रहती है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सबको मिलके रहना चाहिए और हम सबको अपने समाज में इन सब टॉपिक्स को लेके अवेयरनेस जरूर से जरूर हमको फैलानी चाहिए। नेक्स्ट है भाषा, मतलब कि क्योंकि हमारा भारत जो है वो एक विविधतापूर्ण देश है। यहाँ पे बहुत सारे धर्मों के, बहुत सारी भाषाओं के लोग रहते हैं। मतलब सबकी यहाँ पे मतलब ये लगा लो आपकी बहुत सारी लैंग्वेज है इंडिया में बोलने जो कि यूज की जाती है बोलने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। तो मतलब यहाँ पे यदि हम बात करें तो सोशल प्रॉब्लम्स की, तो भाषा भी यहाँ पे मतलब एक सोशल प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं इसी वजह से। तो ये हमारा 8 क्वेश्चन का क्या पार्ट था जो कि मैंने आपको भी कराया। ये इजी टॉपिक था, आपको एक बार पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा मतलब आप खुद से भी इसके बारे में आराम से लिख सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे जो 8th क्वेश्चन का ख पार्ट, वो है तनाव। तनाव क्या होता है, इस बारे में ये क्वेश्चन है। तो देखिए तनाव क्या होता है, ये एक मतलब नेगेटिव फीलिंग होती है या एक स्ट्रेस होती है, दबाव की भावना होती है, मतलब जो हमारे व्यवहार को या हमारी हेल्थ को बहुत ज्यादा ये इफेक्ट करती है। ये बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है हमारी मतलब फिजिकल हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे, इमोशनल हेल्थ पे बहुत ज्यादा ये प्रभाव डालते हैं। जब हम तनाव के प्रकार की बात करें तो देखिए एक तो तीव्र तनाव होता है, मतलब कि सेकंड है एपिसोडिक तनाव होता है, फिर है पुराना तनाव भी होता है, मतलब कि कोई गंभीर बीमारी होती है, ये वाला पुराना तनाव इसको कहा जाता है। मतलब ये बाय हेरिडिटरी भी हो सकता है और मतलब ये किसी दुर्घटना के कारण भी हो सकता है। यदि हम बात करें इस तनाव से निपटने के उपाय की, तो देखिए बहुत सारे उपाय इसके लिए होते हैं, जैसे कि पढ़ सकते हो आप इसको यहाँ पे, जैसे कि दिखाया गया है यहाँ पे कि मतलब हम किसी जानकारी मांग ले, या हम मतलब निराशा से हम उब गए हैं तो इस वजह से भी हो सकता है, या फिर हम मतलब कोशिश करें कि हम इन सब कंडीशन से हम बच के रहें। हम मतलब अपनी भावनाओं को लेके हम रिस्पॉन्स करें, अच्छा फील करें, जो भी हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं हम उनका सोल्यूशन करें। तो मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं जिनका हम यूज करके अपने मतलब तनाव को हम कम कर सकते हैं। और मतलब हमको कोशिश करनी चाहिए कि जब हमको स्ट्रेस हो रहा है, जब हमको तनाव हो रहा है, जब हमको टेंशन हो रही है, तो हम टॉपिक चेंज करें, हम अपना माहौल चेंज करें, ताकि हमारा जो माइंड है वो तनाव से हटे और ताकि जो हमारा माइंड है वो थोड़ा सा मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाए हमारे इस मतलब टेंशन से, इसी वजह से। तो ये हमने यहाँ पे 8 क्वेश्चन अपने पूरे कर लिए हैं अपने क्वेश्चन पेपर के। तो आई होप कि आपको कंटेंट समझ में आ गया होगा। तो आज हमने किया BPCS 188 का अपना जून 2023 का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मैंने आपको पूरा करा दिया है, जिसमें कि हमने टोटल आज यहाँ पे
8 क्वेश्चन कवर अप कर लिए हैं जो कि हमारे क्वेश्चन पेपर में दिए गए थे। तो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहे वीडियो। तो मैंने यहाँ पे कोशिश की है अपनी तरफ से कि मैं आपको पूरा सोल्यूशन यहाँ पे दे दूँ, जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सब का। तो आप प्लीज पीडीएफ पे जाके मतलब उसके बारे में ज्यादा ना सोचे कि मतलब कोई पेज बड़ा है कोई पेज छोटा है। मैंने आपको यहाँ पे सोल्यूशन दिया है ताकि आपको हेल्प मिल जाए और आप जान सको कि किस टाइप से यहाँ पे मतलब ये क्वेश्चंस जो दिए गए हैं इसके आंसर क्या है और कैसे हमको क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है अपने एग्जाम टाइम में। तो मेरा मेन मोटिव यहाँ पे यही था। तो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी वीडियो। यदि आपके लिए हेल्पफुल रहे गाइस तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।